अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके। पहले तो प्लीज मुझे बता दें, क्या मेरी आवाज और मेरी स्क्रीन आप लोग तक क्लियरली पहुंच रही है। एवरीवन फटाफट, जल्दी से वेट कर रहा हूं आप सबके रिप्लाई का। एक बार अगर मुझे सबका रिप्लाई आ जाएगा तो फिर मैं क्लास स्टार्ट करूंगा। फटाफट फॉरन एवरीवन प्लीज, जल्दी से, वेटिंग फॉर एवरीवनस रिप्लाई। हाँ जी, रह गए हैं कुछ बच्चे जिनका रिप्लाई नहीं आया। प्लीज फटाफट से सब रिप्लाई कर दें ताकि भाई हम स्टार्ट करें। ओके जी, ग्रेट। तो देखिए भाई, लास्ट क्लास में हमने डेप्रिसिएशन के टॉपिक का फर्स्ट पास पेपर क्वेश्चन स्टार्ट किया था, ठीक है। उसका पार्ट ए मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में सॉल्व करवा दिया था, पार्ट बी मैंने आपको लास्ट क्लास में सॉल्व करवा दिया था। जो मेन पार्ट था ना, पार्ट सी, दैट वाज रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन, जिसमें हमने टी अकाउंट्स बनाने थे डेप्रिसिएशन के, वो पार्ट रह गया था। तो आज उस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट करना है। आज हमारा डेप्रिसिएशन का फर्स्ट पास पेपर क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं तीन पास पेपर्स, थ्री पास पेपर क्वेश्चंस और करवाऊंगा, मतलब तीन क्लासेस और लगेंगी। फिर हमारा डेप्रिसिएशन का टॉपिक क्या हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह इस डेप्रिसिएशन के टॉपिक का हम टेस्ट भी एक रखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम देंगे आप लोगों को तैयारी करने का, फिर इस डेप्रिसिएशन के टॉपिक का एक टेस्ट भी होगा आफ्टर द टॉपिक इज कंप्लीटेड। तीन क्लासेस और लगेंगी डेप्रिसिएशन का टॉपिक खत्म होने के लिए। और उसके बाद डेप्रिसिएशन के बाद जो आपको एक टॉपिक स्टार्ट करवाने वाला हूं, वो इतना बड़ा नहीं, छोटा सा एक टॉपिक है। दैट इज अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट। खैर, तो लास्ट क्लास में ये पास पेपर क्वेश्चन हमने डेप्रिसिएशन का स्टार्ट करा था। इसका पार्ट ए डन, इसका पार्ट बी डन, एक्सप्लेन कर दिया था आप लोगों को। अब हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं इसके पार्ट सी पर जी। तो ये देखें, पार्ट सी ये रहा इस क्वेश्चन का, और उससे पहले आपको गिवन है कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो पहले इस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को हम रीड करते हैं और फिर पार्ट सी सॉल्व करते हैं। इसमें टी अकाउंट्स बनाने, जो आपको डेप्रिसिएशन के टी अकाउंट सिखाए थे ना, अगर ये पार्ट सॉल्व करवाने से पहले मेरा दिल ये चाह रहा है कि मैं आप लोग को एक क्विक ओवरव्यू दे दूं डेप्रिसिएशन के टी अकाउंट्स का, ठीक है। तो आ जाएं जरा जल्दी से। याद है ना, तीन टी अकाउंट्स बताया था लेक्चर देते वक्त। तीन टी अकाउंट्स आते हैं डेप्रिसिएशन के टॉपिक पे बनाने को: नॉन करेंट एसेट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड द डिस्पोजल अकाउंट। फटाफट से सिर्फ 5-6 मिनट में क्विक ओवरव्यू, आपको फॉर्मेट्स लिखवाए थे इन तीनों अकाउंट्स के। आई होप वो आप लोगों को याद हो, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। सबसे पहला अकाउंट बनता था नॉन करेंट एसेट अकाउंट, जो बनाने को आता है मोस्टली। फॉर एग्जाम्पल मशीन अकाउंट, मोटर व्हीकल अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, फिक्सर्स एंड फिटिंग अकाउंट, ये सब नॉन करेंट एसेट्स हैं। तो ये इनका अकाउंट मतलब नॉन करेंट एसेट अकाउंट। इस अकाउंट का नाम कॉस्ट अकाउंट भी होता है। ये एसेट का अकाउंट है, एसेट बढ़ता है, डेबिट कम होता है, क्रेडिट। इस अकाउंट का नेचर डेबिट है, दैट्स वाई इसका बैलेंस बीडी डेबिट पर आएगा। बैलेंस बीडी में क्या आएगा, साल के शुरू का बैलेंस किसका, नॉन करेंट एसेट का, और एट कॉस्ट, साल के शुरू में जितने की कॉस्ट का नॉन करेंट एसेट पड़ा है वो यहाँ बैलेंस बीडी में आ जाता है। उसके बाद मैंने आपको बोला था एडिशंस डेबिट हो जाएंगी। एडिशंस मतलब जो नॉन करंट एसेट आपने खरीदा, नॉन करंट एसेट आपने खरीदा, नॉन करंट एसेट बढ़ गया, एसेट बढ़ता है, डेबिट। तो जो नॉन करंट एसेट आप खरीदोगे करंट ईयर में वो डेबिट हो जाएगा। डिपेंड करता है किस नाम से, चेक से पैसे देकर खरीदा बैंक के नाम से, कैश पैसे देकर खरीदा कैश के नाम से, किसी बंदे से उधार पे खरीदा, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए से उधार पे खरीदा तो मिस्टर ए के नाम से डेबिट हो जाएगा। उसके बाद जो नॉन करंट एसेट आपने बेचा, नॉन करंट एसेट चले गया, एसेट कम होता है, क्रेडिट। तो जो नॉन करंट एसेट बेचा वो क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन बेचे हुए की कॉस्ट, ये बात याद रखिएगा, बेचे हुए की कॉस्ट आपने क्रेडिट करनी है। नॉन करंट एसेट बेचने को डिस्पोजल बोलते हैं, दैट्स व्हाई डिस्पोजल के नाम से। बस फिर आप अकाउंट को बैलेंस करेंगे। क्रेडिट साइड पर हमेशा अमाउंट कम होगा, तो हेवियर साइड आप डेबिट साइड प्लस करेंगे, माइनस करेंगे क्रेडिट साइड से। जितना अमाउंट कम होगा बैलेंस सीडी के नाम से आ जाएगा। उसके बाद दोनों तरफ अकाउंट बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस सीडी फिर अगले साल का बैलेंस बीडी बन जाएगा। एग्जाम्पल क्वेश्चंस भी करा चुका हूं डेप्रिसिएशन के टी अकाउंट्स के, लेकिन दोबारा एक बार बस क्विक ओवरव्यू दे रहा हूं टी अकाउंट्स का, फॉर्मेट्स का। सेकंड टी अकाउंट कौन सा बनाने को आता था, सबसे ज्यादा मेन और मुश्किल अकाउंट, दैट वाज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। मैंने आपको बताया था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब होता है टोटल डेप्रिसिएशन। व्हाट? तो भाई ये टोटल डेप्रिसिएशन का अकाउंट है। टोटल डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए कॉन्ट्रा एसेट होती है। कॉन्ट्रा एसेट बढ़ता है, क्रेडिट कम होता है, डेबिट। कॉन्ट्रा एसेट बढ़ता है, क्रेडिट कम होता है, डेबिट, है ना, ऑपोजिट ऑफ एसेट ना। तो भाई इस अकाउंट का नेचर क्या है, देखो ये कॉन्ट्रा एसेट का अकाउंट है, नेचर मतलब बढ़ने वाला, रूल बढ़ता है, क्रेडिट, दैट्स वाई इसका बैलेंस बीडी क्रेडिट पर आता है। सर बैलेंस बीडी का मतलब साल के शुरू का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस किसका, टोटल डेप्रिसिएशन का, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन का। तो साल के शुरू में जितनी टोटल डेप्रिसिएशन लग चुकी है वो यहाँ बैलेंस बीडी में आ जाएगी, ठीक है।
उसके बाद और लिखवा भी दिया था अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मतलब टोटल डेप्रिसिएशन एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, यहाँ बैलेंस बीडी में आ जाएगी। उसके बाद दो अमाउंट्स और आते हैं, एक इनकम स्टेटमेंट के नाम से क्रेडिट पर, एक डिस्पोजल के नाम से डेबिट पर। सर ये इनकम स्टेटमेंट वाले अमाउंट में क्या डालना होता था, मैंने इंग्लिश उर्दू दोनों में लिखवाया था। सिर्फ इस साल की डेप, सिर्फ करंट ईयर में, सिर्फ करंट ईयर में जो डेप्रिसिएशन लगी, सिर्फ चार्ज फॉर द ईयर, करंट ईयर जो ईयर चल रहा है, जिस एक साल में जितनी डेप्रिसिएशन लगी वो आप कैलकुलेट कर कर इनकम स्टेटमेंट के नाम से यहां पर डाल देंगे। एंड डिस्पोजल अकाउंट में आप डेबिट पर, ये जो डेबिट पर डिस्पोजल के नाम से आप अमाउंट डालते हैं, उसमें क्या आता है, बेचे हुए एसेट की पूरी जिंदगी की डेप, जो एसेट बेच दिया उसकी पूरी जिंदगी भर की डेप, करंट ईयर में जो एसेट बेचा है सिर्फ उसकी पूरी जिंदगी भर की डेप निकालकर आप यहां डेबिट पर डाल देंगे। अक्यूमुलेटेड डेप और सोल्ड एसेट, बेचे हुए एसेट की टोटल डेप, अक्यूमुलेटेड डेप, टोटल डेप और सोल्ड एसेट। बस ये आपने तीनों अमाउंट्स डालने हैं, क्रेडिट साइड प्लस करना है, डेबिट साइड से माइनस करना है। डेबिट पर जितना अमाउंट कम है बैलेंस सीडी के नाम से आ जाएगा, अकाउंट बैलेंस होगा, फिर बैलेंस सीडी अगले साल का बैलेंस बीडी बन जाएगा। अलीशा आप पूछ रहे हो सर अगर मशीन वाले अकाउंट में बैलेंस बीडी क्रेडिट पर आ गया तो बैंक और कैश वगैरह सब क्रेडिट आएगा ही नहीं कभी मशीन अकाउंट में। डेबिट नेचर है तो हमेशा बैलेंस बीडी अलीशा डेबिट पर ही आएगा, नेवर ऑन क्रेडिट। ओके, अब थर्ड अकाउंट जो बनाने को आता था डिस्पोजल अकाउंट। देखें जिसने मेरे साथ बेसिक्स पढ़ी हुई हैं, जिसने मेरे साथ बेसिक्स पढ़ी हुई हैं, उनको पता होगा कि टी अकाउंट्स दो तरह बैलेंस होते हैं, एक इनकम स्टेटमेंट के थ्रू, एक बैलेंस सीडी के थ्रू। डिस्पोजल अकाउंट बैलेंस सीडी के थ्रू बैलेंस होता है, तो दैट्स वाई डिस्पोजल अकाउंट में, सॉरी डिस्पोजल का अकाउंट इनकम स्टेटमेंट के थ्रू बैलेंस होता है, दैट्स वाई इसमें कोई बैलेंस बीडी सीडी नहीं आते। तो डिस्पोजल अकाउंट में सबसे पहले आप करते हो कॉपी पेस्टिंग, याद है ना, पढ़ाया हुआ है सब, सिर्फ रिव्यू करवा रहा हूं फॉर्मेट एक बार। डिस्पोजल अकाउंट में क्या आता है, सबसे पहले कॉपी पेस्टिंग होती है। सबसे पहला डिस्पोजल के नाम से अमाउंट आपको याद होगा, नॉन करंट एसेट अकाउंट में क्रेडिट पर आ रहा था बेचे हुए की कॉस्ट, ये नॉन करंट एसेट अकाउंट में क्रेडिट पर आ रहा है, डिस्पोजल के नाम से यहां से कॉपी होगा, डिस्पोजल के अकाउंट में डेबिट पर पोस्ट हो जाएगा, किस नाम से, नॉन करंट एसेट के नाम से, ठीक है इधर। फिर दूसरा अमाउंट डिस्पोजल के नाम से आपको याद हो अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में बेचे हुए एसेट की जिंदगी भर की डेप डेबिट पर आता है, ये प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट में डेबिट पर आ रहा है डिस्पोजल के नाम से, अमाउंट कॉपी होगा, डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट पर पेस्ट हो जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से। ये दोनों फिगर्स कॉपी पेस्ट करने के बाद हम क्या करते थे, एक और अमाउंट आता है क्रेडिट पर, इस अमाउंट में क्या डालते थे, सेल्स वैल्यू ऑफ सोल्ड एसेट, जो एसेट बेचा था जितने रुपए में बेचा था, सेल्स वैल्यू ऑफ सोल्ड एसेट यहां डालते हैं। नाम डिपेंड करता है क्या आएगा, बाय चेक पैसे मिले बैंक के नाम से, बाय कैश पैसे मिले कैश के नाम से, किसी बंदे को उधार पे बेचा हो तो उस बंदे के नाम से। ये तीनों अमाउंट्स आपने डालने हैं, फिर आपने अकाउंट को बैलेंस करना है। अगर क्रेडिट पर अमाउंट कम है तो डेबिट साइड प्लस की, क्रेडिट साइड से माइनस की, जितना अमाउंट कम है इनकम स्टेटमेंट के नाम से यहां पर आ गया, फिर अकाउंट बैलेंस हो जाएगा। अगर क्रेडिट पर अमाउंट कम नहीं है तो इनकम स्टेटमेंट यहां नहीं आएगा, फिर आप क्रेडिट साइड प्लस करोगे, डेबिट साइड माइनस करोगे, जितना अमाउंट डेबिट पर कम है इनकम स्टेटमेंट के नाम से यहां पर आ जाएगा, फिर अकाउंट बैलेंस हो जाएगा। अगर आईएस वाला अमाउंट क्रेडिट पर आ रहा है तो लॉस ऑन डिस्पोजल है, अगर आईएस वाला अमाउंट डेबिट पर आ रहा है बैलेंस करने के लिए तो गेन ऑन डिस्पोजल है, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल है ना। अलीशा आप पूछ रहे हो सर अगर डिस्पोजल अकाउंट बनाने को आ गया तो हमें क्या पीएफडी और नॉन करेंट एसेट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, नो जरूरी नहीं है। देखो आपको फॉर्मेट तो याद है ना, आपको याद है कि जो मशीन अकाउंट में क्रेडिट पर अमाउंट आता है इधर क्या डालते हैं, बेचे हुए की कॉस्ट, बेचे हुए की कॉस्ट यहाँ क्रेडिट पर आ रही है, डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट पर आ रही है, तो आप सवाल में डायरेक्ट जो एसेट बेचा उसकी कॉस्ट को डेबिट पर डाल दीजिएगा नॉन करेंट एसेट के नाम से। आपको पता है यहाँ पीएफडी अकाउंट में डेबिट पर आता है डिस्पोजल के नाम से अमाउंट, उसमें क्या डालते हैं, बेचे हुए एसेट की जिंदगी भर की डेट, तो आपने वो कैलकुलेट करनी है, सवाल में इंफॉर्मेशन के थ्रू कैलकुलेट करनी है और डायरेक्ट वो आप क्रेडिट पर डाल देना, आपको पता है वो क्रेडिट पर कॉपी पेस्ट होती है, और सेल्स वैल्यू ऑफ सोल्ड एसेट क्रेडिट पर आता है। तो जरूरी नहीं है कि आपको वो बनाने पड़े दो अकाउंट्स, अगर डायरेक्ट डिस्पोजल अकाउंट मांगा हुआ है और वो दो अकाउंट्स नहीं मांगे हुए तो। क्लियर, गॉट इट, ओके अलीशा ग्रेट। अब सर मैंने आपको क्या बोला था, हम पास्ट पेपर क्वेश्चन पहला हमने स्टार्ट कर दिया था लास्ट क्लास में, उसका पार्ट ए पार्ट बी हमने कर लिया था, पार्ट सी पर हम जा रहे थे, टी अकाउंट्स वाला पार्ट था, तभी मैंने आपको बोला इससे पहले एक बार क्विक ओवरव्यू दे देता हूं खाली टी अकाउंट्स के फॉर्मेट का, ठीक है, फटाफट से मैंने टी अकाउंट्स के फॉर्मेट का क्विक ओवरव्यू दे दिया आप लोगों को। अब हाँ जी, अब सवाल स्टार्ट करते हैं, पार्ट सी रह गया था, फर्स्ट पास्ट पेपर क्वेश्चन का ये पार्ट सी रह गया था, उससे पहले ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो आ जाए जरा इन्फॉर्मेशन साथ मिलकर रीड करते हैं। An extract, an extract from JAS statement of financial position at 31st December 2019 showed the following। अब यहां पर थोड़ा बच्चा कंफ्यूज होता है। अब आपको ये बैलेंस कब के दिए हुए हैं, 31 दिसंबर 2019, मतलब ईयर एंड के। कौन से ईयर एंड के, जो ईयर एंड 2019 ईयर एंड हुआ ना 31 दिसंबर को, उसके बिल्कुल ये क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, 2019 के क्लोजिंग बैलेंसेस हैं। लेकिन देखो 2019 में ईयर एंड हुआ तो अब नया साल शुरू होगा ना, कब,
ये 2019 के क्लोजिंग बैलेंस है, तो अब ये 2020 के ओपनिंग बैलेंस होंगे। तो बेसिकली ये आपको 1 जनवरी 2020, मतलब 2020 जो नया ईयर अब स्टार्ट होगा ना 19 खत्म होने के बाद, ये उसके ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है। तो मतलब 2019 के क्लोजिंग बैलेंस और 2020 के ओपनिंग बैलेंस। अब जो नया साल शुरू हुआ ना, 2019 एंड हो गया, तो अब नया साल शुरू हो रहा है 1 जनवरी 2020, तो ये उसके ओपनिंग बैलेंसेस है, ठीक है। तो भाई जो नया साल शुरू होगा 2020 1 जनवरी, साल के शुरू में आपके पास फिक्सचर्स कितने के कॉस्ट के पड़े हुए हैं? 115,000, 1,15,000। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, टोटल पुरानी डेप्रिसिएशन एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, टोटल पुरानी डेप इन पर कितनी लगी हुई है? 77625। जब कॉस्ट में से अक्यूमुलेटेड डेप, टोटल पुरानी डेप माइनस करते हैं तो नेट बुक वैल्यू आती है। तो साल के शुरू में कितने की नेट बुक वैल्यू वाले फिक्सचर्स पड़े हुए हैं आपके पास? 37375। तो बेसिकली ये आपको ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं 1 जनवरी 2020, 2020 के ओपनिंग बैलेंसेस। 2020 साल के शुरू में आपके पास 1,15,000 की कॉस्ट के फिक्सचर्स पड़े हुए हैं, जिनके ऊपर साल के शुरू में टोटल पुरानी डेप्रिसिएशन 77625 लगी हुई है, ठीक है। अब ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020, देखें जो नया ईयर एंड हुआ था ना 2020, ये एंड होगा 31 दिसंबर 2020। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, ये जो 2020 वाला नया ईयर है, ड्यूरिंग दिस ईयर क्या हुआ? लेट्स चेक ड्यूरिंग दिस ईयर क्या हुआ। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस। भाई ये फॉलोइंग ट्रांजेक्शन हुई 2020 के अंदर, क्या क्या हुई? लेट्स चेक। ऑन 1 जनवरी 2020, मतलब साल के पहले दिन, 1 जनवरी 2020 साल के पहले दिन, फिक्सचर्स 30,000 वर परचेज बाय चेक। मैंने नए फिक्सचर्स खरीदे इस साल 1 जनवरी 2020 साल के पहले दिन ही मैंने नए फिक्सचर्स खरीदे, कितने के? 30,000 से, पेइंग अमाउंट बाय चेक, चेक से पैसे देकर, ठीक है, ओके ग्रेट। अब ऑन 30 जून 2020, इसी साल 30 जून 2020, ऑन 30 जून 2020 फिक्सचर्स वर सोल्ड फॉर 6,000। मैंने पुराने फिक्सचर्स कुछ बेच दिए, कितने में बेचे? 6,000 में, विच वॉज रिसीव्ड बाय चेक। और ये जो पुराने फिक्सचर्स कुछ बेचे हैं 6,000 में, पैसे मुझे बाय चेक मिले। These fixtures had originally been purchased on 1st January 2018 for 20,000। ये जो मैंने इस साल 30 जून 2020 को कुछ पुराने फिक्सचर्स 6,000 में बेचे ना, ये मैंने ओरिजिनली खुद कितने के और कब खरीदे थे? ये मैंने ओरिजिनली खुद 20,000 के खरीदे थे, 1 जनवरी 2018 को खरीदे थे, ठीक है। तो अगर इतनी जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, इसको मैं आपको दोबारा समराइज कर बताऊं, तो इस इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ था कि साल के शुरू में आपके पास 1 जनवरी 2020 1,15,000 की कॉस्ट के फिक्सचर्स पड़े, जिनके ऊपर एट द स्टार्ट ऑफ देयर अक्यूमुलेटेड डेप, टोटल पुरानी डेप्रिसिएशन 77625 ऑलरेडी लगी हुई थी। इस साल के पहले दिन 1 जनवरी 2020 को नए फिक्सचर्स खरीदे 30,000 के चेक से पैसे देकर, और इसी साल 30 जून 2020 को कुछ पुराने फिक्सचर्स बेच दिए, 6,000 में बेचे और बाय चेक 6,000 मिल गए 30 जून 2020 को। लेकिन ये जो 30 जून 2020 को मैंने बेचे ना 6,000 में, ये मैंने ओरिजिनली 20,000 के खरीदे थे, और कब खरीदे थे? 1 जनवरी 2018 को खरीदे थे, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। जैस डेप्रीशिएट फिक्सचर्स ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। जैस फिक्सचर्स को डेप्रीशिएट करता है ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। स्ट्रेट लाइन मेथड यूज होता है डेप्रीशिएशन लगाने के लिए। अब बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, गौर से सुनिएगा। शी अज्यूम्स फिक्सचर विल हैव शी अज्यूम्स फिक्सचर विल हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 4 years। हर फिक्सचर की लाइफ कितनी है? 4 years, ठीक है, यूजफुल लाइफ है 4 years। एट विच टाइम रेजिड्यूल वैल्यू विल बी 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। यहां बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चों को लगता है स्ट्रेट लाइन मेथड से 10% डेप्रीसिएशन लगती है। नो, ये आपको डेप्रीसिएशन की परसेंटेज नहीं दी हुई। दोबारा रीड करें। एट विच टाइम रेजिड्यूल वैल्यू। सर ये जो रेजिड्यूल वैल्यू है, रेजिड्यूल वैल्यू का मतलब होता है स्क्रैप वैल्यू। रेजिड्यूल वैल्यू एंड स्क्रैप वैल्यू बोथ आर सेम थिंग्स। तो यहां बोला हुआ है एट विच टाइम द रेजिड्यूल वैल्यू, ये स्क्रैप वैल्यू की बात कर रहा है। स्क्रैप वैल्यू विल बी 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। सर ये कह रहा है जो आपके फिक्सचर्स की ओरिजिनल कॉस्ट है, उसका 10% डेप्रीसिएशन नहीं है, उसका 10% स्क्रैप वैल्यू है, रेजिड्यूल वैल्यू है। तो जो भी फिक्सचर है उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसका 10% आप निकालेंगे तो उस फिक्सचर की स्क्रैप वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो सर एक बात आपके दिमाग में यहां क्लिक कर जानी चाहिए। स्ट्रेट लाइन मेथड से अगर आपने नॉन करंट एसेट पे पर ईयर डेप्थ, 1 साल की डेप्थ निकालनी है, तो पर ईयर डेप्थ स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू निकालने के मैंने आपको लेक्चर के अंदर 3 फॉर्मूलाज बताए थे। पहला था कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ, इससे भी पर ईयर डेप्रीसिएशन आती है अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा फॉर्मूला था कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज, इससे भी पर ईयर डेप्रीसिएशन आती है।
स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग, और तीसरा फॉर्मूला था कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज, इससे भी पर ईयर डेप्रिसिएशन आती है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेट लाइन मेथड। मैंने आपको बोला था क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, इंफॉर्मेशन गिवन पे आपके स्ट्रेट लाइन मेथड बोला हुआ है, तो आप तीनों में सिर्फ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। तो इधर आपको समझ आ जाना चाहिए कि फिक्सचर्स नॉन करेंट एसेट की लाइफ गिवन है 4 ईयर्स, और स्क्रैप वैल्यू भी बताई हुई है, ओरिजिनल कॉस्ट का 10% है। तो स्क्रैप वैल्यू गिवन है, लाइफ गिवन है, मतलब पर ईयर डेप्रीसिएशन निकालने का आप स्ट्रेट लाइन मेथड का फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ, पर ईयर डेप्रीसिएशन आ जाएगी आपके पास। ठीक है, अब आगे बोला हुआ है डेप्रीसिएशन इज टू बी चार्ज फॉर ईच पार्ट ऑफ द ईयर फॉर विच द फिक्सचर्स आर ओन्ड। सर वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये इसने यहां पर आपको पॉलिसी बताई हुई है। क्या बताई हुई है? पॉलिसी। ईयरली मंथली पॉलिसी होती थी ना, कौन सी पॉलिसी है? क्या कुछ समझ आ रहा है किसी को? डेप्रीसिएशन इज टू बी चार्ज फॉर ईच पार्ट ऑफ द ईयर। देखो ईच पार्ट ऑफ द ईयर का मतलब है मंथली पॉलिसी, मतलब पूरे साल में थोड़ा सा महीने ईच कुछ पार्ट भी नॉन करेंट एसेट आपके पास रहे, मतलब उस पार्ट की डेप लगेगी। तो ईच पार्ट ऑफ द ईयर जब भी लिखा हो मतलब मंथली पॉलिसी है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि कौन सी पॉलिसी है, मंथली पॉलिसी है। तो भाई स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप लगती है, एक फिक्सचर्स की कोई भी फिक्सचर हो उसकी लाइफ 4 ईयर्स है, और जो फिक्सचर्स की ओरिजिनल कॉस्ट है उसका 10% स्क्रैप वैल्यू है, और मंथली पॉलिसी यूज है, स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगती है। ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन थी। अब रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं, गौर से सुनिएगा। प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। आपने नीचे जो अकाउंट्स दिए हुए हैं, फिक्सचर्स अकाउंट मतलब नॉन करंट एसेट अकाउंट, और वेट कीजिएगा जरा, मैं और भी एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मिनट। यस, फिक्सचर्स अकाउंट था मतलब नॉन करेंट एसेट अकाउंट। उसके बाद आपने बनाना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्सचर्स अकाउंट, पीएफडी अकाउंट, सेकंड अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, एंड थर्ड अकाउंट फिक्सचर्स का डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है जी, डिस्पोजल अकाउंट भी बनाना है आपने। वर्किंग के लिए स्पेस दी हुई है, मतलब जितनी भी वर्किंग्स है आपने स्पेस के अंदर करनी है, वरना वर्किंग के मार्क्स आपके कट जाएंगे। ऊपर गए? ठीक है। और बोला हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020, मतलब ये जो 2021 ईयर वाला ईयर एंड हुआ है, 2020 वाला ईयर है, इसके लिए अकाउंट्स बनाने तीनों। बैलेंस ईच अकाउंट एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस ऑन 1 जनवरी 2021, मतलब अकाउंट्स को आपने बैलेंस भी करना है। सबसे पहले मैं बनाऊंगा फिक्सचर्स का अकाउंट। आपको पता है फिक्सचर्स नॉन करंट एसेट है, मतलब ये नॉन करंट एसेट का अकाउंट है, मतलब ये एसेट का अकाउंट है। एसेट बढ़ता है, डेबिट कम होता है, क्रेडिट। इस अकाउंट को कॉस्ट अकाउंट भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हर चीज की कॉस्ट आती है। ठीक है, हर चीज की कॉस्ट आती है। सबसे पहले बैलेंस बीडी, आपको पता है ये डेबिट नेचर अकाउंट है, बैलेंस बीडी डेबिट पर आएगा, डालने की जरूरत नहीं है, इसने ऑलरेडी आपके लिए आसानी कर दी, बैलेंस बीडी डालकर दे दिया है। बैलेंस बीडी में क्या, अगर नहीं भी डाला हुआ होता तो आप खुद डाल देते। बैलेंस बीडी में क्या आता है सर? ओपनिंग बैलेंस साल के शुरू का किसका? फिक्सचर्स का एट कॉस्ट, मतलब साल के शुरू में जितनी की कॉस्ट की फिक्सचर्स पड़ी हो या बैलेंस बीडी में आ जाती है, जो आपको यहाँ बताई हुई थी। साल के शुरू में 1,15,000 की कॉस्ट की फिक्सचर्स पड़ी हुई थी, दैट्स व्हाई आपका यहाँ बैलेंस बीडी आ गया 1,15,000। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या सिखाया था इस टी अकाउंट के अंदर, अभी फॉर्मेट ओवरव्यू भी दिया आपको दोबारा। एडिशंस डेबिट, मतलब जितने का नॉन करंट एसेट खरीदा वो डेबिट, चूंकि नॉन फॉर एग्जांपल नॉन करंट एसेट फिक्सचर है ना, तो जितने का फिक्सचर खरीदा डेबिट, चूंकि फिक्सचर खरीदा फिक्सचर एसेट है, एसेट बढ़ता है डेबिट, तो जितने का फिक्सचर खरीदा डेबिट हो जाएगा। जो नॉन करंट एसेट बेचा वो चले गया, एसेट कम हो, जो फिक्सचर बेचा वो चले गया, फिक्सचर एसेट है, एसेट कम होता है, क्रेडिट। तो जो आपने फिक्सचर बेचा, नॉन करंट एसेट बेचा, वो क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन उसकी कॉस्ट, तो जो खरीदा डेबिट, जो बेचा उसकी कॉस्ट क्रेडिट। ऊपर सवाल में जाए सब बताया हुआ है। इस साल खरीदा कितने का? 30,000 का, तो 30,000 डेबिट हो जाएगा, पैसे बाय चेक दिए तो बैंक के नाम से। 30,000 का खरीदा, 30,000 डेबिट बैंक के नाम से। किस डेट को खरीदा था भाई? ऑन 1 जनवरी 2020, 30,000 वर परचेज बाय चेक, फिक्सचर फॉर 30,000 वर परचेज बाय चेक। तो 1 जनवरी को खरीदा तो डेट आ जाएगी Jan 1। ओके, तो जो खरीदा डेबिट कर दिया, जो बेचा उसकी कॉस्ट क्रेडिट। सर ऊपर जाएं, आपको सब बताया हुआ है, जो बेचा उसकी कॉस्ट क्या थी। यहां लिखा हुआ है ऑन 30 जून 2020 फिक्सचर वर सोल्ड फॉर 6,000। सर ये बेचे 6,000 में, ये सेल्स वैल्यू है, ये बेचे हुए की कॉस्ट नहीं है। बेचे की वो कॉस्ट, दीस फिक्सचर हैड ओरिजिनली बीन परचेज्ड फॉर 20,000। तो सर ये जो 6,000 में बेचे हैं, ये ओरिजिनली मैंने खुद कितने के खरीदे थे? 20,000। तो बेचे हुए फिक्सचर्स की कॉस्ट है 20,000, तो जो यहां पर आ जाएगी बेचे हुए की कॉस्ट। नॉन करेंट एसेट बेचने को डिस्पोजल बोलते हैं, तभी किस नाम से? डिस्पोजल के नाम से। सर यहाँ डेट क्या आएगी? जो नॉन करेंट एसेट बेचा है उसको आप क्रेडिट कर रहे हैं, तो जिस डेट को बेचा वो डेट।
सर किस डेट को बेचा था? ऑन 30th जून 2020 फिक्सचर्स वर सोल्ड, 30th जून 2020 को बेचा, तो यहाँ डेट आ जाएगी 2020, 30th जून। सर आपका फर्स्ट अकाउंट तैयार है, आपने अब इस अकाउंट को बैलेंस करना है। अमाउंट कहां पर कम है सर? क्रेडिट साइड पर कम है। डेबिट साइड प्लस करें माइनस करें, क्रेडिट साइड से जितना अमाउंट कम है बैलेंस सीडी के नाम से आ जाएगा। 1,15,000 प्लस 30,000, 1,45,000। 1,45,000 माइनस 20,000, दैट इज 1,25,000 बैलेंस सीडी। और बैलेंस सीडी में डेट आती है हमेशा ईयर एंड की, ईयर एंड की डेट इज 31 दिसंबर 2020 ऊपर डला हुआ है। उसके बाद दोनों तरफ आपका अकाउंट क्या हो जाएगा सर? बैलेंस हो जाएगा। यहाँ भी 1,45,000, यहाँ भी 1,45,000। ये जो बैलेंस सीडी था ये यहाँ डेबिट पर अगले साल का बैलेंस बीडी बन जाएगा, 1,25,000। सर ईयर एंड आपका 31 दिसंबर 2020 को होता है, तो अब ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस है, तो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट क्या होगा? 1 जनवरी 2021, 2021 1 जनवरी। सर ये आपका पहला अकाउंट बन चुका है। यूसरा आप पूछ रही थी सर इसका ईयर कौन सा है पेपर का, तो मैं आपको पहले मेरे ख्याल से बता चुका हूं, नहीं बताया। इस क्वेश्चन का जो ईयर है अक्टूबर नवंबर 2021, 2021 में ये पेपर आया था अक्टूबर नवंबर सेशन में, पेपर 2 वेरिएंट 3। पेपर 2 वेरिएंट 3 अक्टूबर नवंबर सेशन का पेपर है 2021 और उस पेपर का एक क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो फर्स्ट अकाउंट आप लोगों को मैंने बनवा दिया है। पहले तो प्लीज मुझे बताएं क्या आप सबको टी अकाउंट नंबर 1 क्लियर है? 100% एवरीवन क्रिस्टल क्लियर? जल्दी से मुझे बताएं ताकि जो मेन और मुश्किल अकाउंट है सेकंड अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, वो मैं आप लोगों को स्टार्ट करा सकूं फटाफट। एवरीवन, वेटिंग फॉर एवरीवनस रिप्लाई। जल्दी से सब फटाफट क्लियर लिख दें ताकि हम फिर नेक्स्ट टी अकाउंट पर जा सकें। एवरीवन, 2 टी अकाउंट्स हमने और बनाने हैं आज की क्लास में। वेट कर रहा हूं भाई सबके रिप्लाई का, जल्दी से फटाफट फौरन से बता दें प्लीज एवरीवन। क्या सबको क्लियर है? मोहम्मद अहमद आपका रिप्लाई नहीं आया, प्लीज बताएं। बुशरा व्हाट अबाउट यू? आपका भी रिप्लाई नहीं आया बुशरा, बल्कि आ गया है, ठीक है। ओके, अब चलते हैं टी अकाउंट नंबर 2। सर ये रहा आपका सेकंड टी अकाउंट जो बनाना है, दैट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, मुश्किल एंड डिफिकल्ट अकाउंट एंड द मेन अकाउंट। सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब होता है टोटल डेप्रिसिएशन, ये टोटल डेप्रिसिएशन का अकाउंट है। सर ये टोटल डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा एसेट होती है, कॉन्ट्रा एसेट बढ़ता है तो क्रेडिट, कम होता है तो डेबिट। तो सर इस अकाउंट का नेचर क्या है? कॉन्ट्रा एसेट बढ़ने वाला रूल मतलब नेचर क्रेडिट नेचर अकाउंट है, दैट्स वाई बैलेंस बीडी क्रेडिट पर आता है। सर डाल कर दिया हुआ है, आपके लिए आसानी कर दी, लेकिन अगर नहीं भी डाल कर दिया हुआ होता बैलेंस बीडी आप खुद डाल लेते। बैलेंस बीडी मतलब साल के शुरू का बैलेंस, किसका? टोटल डेप्रिसिएशन का। साल के शुरू में कितनी टोटल डेप लगी वो बैलेंस बीडी में आ जाएगी। सर बताया हुआ था इन द क्वेश्चन, ऊपर जाएं। साल के शुरू में अक्यूमुलेटेड डेप टोटल डेप्रिसिएशन ऑलरेडी कितनी लग चुकी थी सारी पुरानी मिलाकर? 77625, तो वो इसने यहां पर बैलेंस बीडी में डालकर दे दी। सर अब बैलेंस बीडी के बाद कितने अमाउंट्स और आते हैं? 2 अमाउंट्स आपने डालने हैं इस अकाउंट में, एक इनकम स्टेटमेंट के नाम से यहां पर क्रेडिट पर, और एक डिस्पोजल के नाम से यहां पर डेबिट पर। सर पेपर में शॉर्ट फॉर्म यूज मत कीजिएगा, फुल फॉर्म लिखना मैंडेटरी है, जरूरी है, ठीक है भाई। शॉर्ट फॉर्म्स नहीं चलेंगे, वो तो मैं यूज कर रहा होता हूं, ठीक है। अब इनकम स्टेटमेंट वाला अमाउंट और डिस्पोजल वाला अमाउंट, अभी फॉर्मेट ओवरव्यू दिया था पूरा। इनकम स्टेटमेंट वाले अमाउंट में क्या जाना है? सिर्फ इस साल करंट ईयर की डेप 2020 चल रहा है, तो 2020 में जितनी डेप लगी आपके फिक्सचर्स पे वो आप कैलकुलेट करेंगे ट्री बनाकर। क्या बनाकर? ट्री बनाकर इनकम स्टेटमेंट के नाम से यहां पर डालेंगे। डेबिट पर क्या आता था? डिस्पोजल के नाम से बेचे हुए एसेट की जिंदगी भर की डेप, जो करंट ईयर में नॉन करंट एसेट बेचा उसकी पूरी जिंदगी भर की डेप आप निकाल कर यहां डाल देंगे। पहले मैंने क्या सिखाया था? हम कौन सा फिगर निकालेंगे, अमाउंट पहले निकालेंगे, ये इनकम स्टेटमेंट वाला अमाउंट ट्री बनाकर। तो सर जब नीचे वर्किंग वाला बॉक्स दिया हुआ है तो इस वर्किंग करें आप, ट्री बनाएं, इधर निकालें करंट ईयर की टोटल डेप्रिसिएशन। सर याद है ना? आप लोग फिर भी फुल फॉर्म्स लिखेंगे इन द क्वेश्चन, फुल फॉर्म्स आर मैंडेटरी, शॉर्ट फॉर्म्स नहीं चलते इन द पेपर, ठीक है बुशरा। अब आगे बढ़ते हैं।
ट्री बना रहे थे हम, करंट ईयर की डेप्थ निकाल रहे थे टोटल ट्री बनाकर। ऊपर गए, ट्री याद है ना, क्या बोला था मैंने, साल के शुरू में जितने का नॉन करंट एसेट पड़ा एट कॉस्ट, उसको तीन में डिवाइड कर दो, सोल्ड रिमेनिंग न्यू, जितने की कॉस्ट का बेच दिया अलग कर दो, जितने की कॉस्ट का बच गया अलग कर दो, जितने की कॉस्ट का नया खरीदा अलग कर दो। ऊपर आओ, यहां देखो, साल के शुरू में फिक्सचर्स पड़े थे 1,15,000 की कॉस्ट के। इस साल जो न्यू खरीदे 30,000 के न्यू खरीदे, और जो बेचे उनकी कॉस्ट, हाँ जो बेचे उनकी कॉस्ट थी 20,000। तो आ जाए, बस बन गया ट्री, नीचे चलते हैं। 1,15,000 की कॉस्ट के पड़े हुए थे, जिसमें से आपने इस साल 20,000 की कॉस्ट के बेच दिए। बच कितने के गए? 1,15,000 में से 20,000 चले गया, तो 95,000 की कॉस्ट के बच गए। है ना, ऐसा ही है ना? और ना 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 ना, कितने के बच गए? 1,15,000 माइनस 20 इज 85 ना, कंफर्म कर लो प्लीज यार। 1,15,000 माइनस 20, 95, 95, यस। 95,000 की कॉस्ट के बच गए। और फिर आपने जो न्यू, सर रिमेनिंग के बाद न्यू, नए जो खरीदे वो 30,000 की कॉस्ट के नए खरीदे। ये आपका सोल्ड जो बेच दिए, ये रिमेनिंग, और ये आपके न्यू। करना क्या है, ये जो बेच दिए इसके ऊपर करंट ईयर में कितनी डेप लगी निकाल लें, ये जो बच गए रिमेनिंग है इसके ऊपर करंट ईयर में कितनी डेप लगी निकाल लें, और ये जो नए खरीदे इसके ऊपर करंट ईयर में कितनी डेप लगी निकाल लें। तीनों पे करंट ईयर की डेप निकालें, तीनों पर करंट ईयर की डेप को प्लस करें, करंट ईयर की टोटल डेप आ जाएगी, इनकम स्टेटमेंट वाला अमाउंट करंट ईयर की टोटल डेप आ जाएगा। अब सर मुझे एक बात बताएं, ये जो 20,000 वाला हमने बेचा है, क्या इसके ऊपर करंट ईयर में डेप लगेगी? कुछ बच्चे बोलते हैं नो, गलत बोलते हैं वो बच्चे, वो गलत बोल रहे होते हैं। सवाल में मैंने क्या बोला, मंथली पॉलिसी है। मंथली पॉलिसी कहता है जिस साल एसेट बेचा उस साल वो जितने महीने रहा उतने महीने की डेप लगेगी। अब ये 20,000 वाला मैंने करंट ईयर में बेच दिया, तो करंट ईयर में जितने मंथ्स ये मेरे पास रहा हुआ उतने मंथ्स की लगेगी इसके ऊपर करंट ईयर में डेप। तो कितने मंथ्स रहा चेक करते हैं। ये हमने बेचा कब है? ये हमने बेचा है 30 जून 2020। मतलब 2020 करंट ईयर में ये मेरे पास जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 6 मंथ्स रहा। 30 जून को बेच दिया, उसके आगे की डेप नहीं लगेगी। 6 मंथ रहा, इसके ऊपर करंट ईयर में 6 मंथ्स की डेप निकालनी है। आपको याद है ना, लाइफ कितनी थी? 4 ईयर्स। स्क्रैप वैल्यू कितनी है? ओरिजिनल कॉस्ट का 10%। तो आए भाई, पर ईयर डेप निकालने का फॉर्मूला लगाते हैं। कॉस्ट है 20,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू, ओरिजिनल कॉस्ट का 10%, 20,000 का 10% निकाल लें, कैलकुलेटर में 2,000 आएगा। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ 4 ईयर्स। तो आपके पास डेप आ जाती है पर ईयर, पूरे साल की इसके ऊपर डेप कितनी लगी होगी? 20,000 माइनस 2,000 डिवाइडेड बाय 20,000 माइनस 2,000 डिवाइड बाय 4, 4,500। ये तो पर ईयर डेप आ गई ना, ये पूरे साल की डेप आ गई। लेकिन क्या इसके ऊपर पूरे साल की डेप लगेगी करंट ईयर में? नो। 6 मंथ्स रहा है, 6 मंथ्स की डेप। तो ये 12 मंथ्स की है, डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 6, 6 मंथ्स की डेप आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? तो 4,500 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 6, 2,250। अब सर ये जो रिमेनिंग है इसके ऊपर करंट ईयर में डेप लगेगी? यस, ये तो बच गया था ना, ये तो साल के शुरू से लेकर साल के आखिर तक पड़ा हुआ है। तो इस पे पूरे साल की डेप लगेगी। फॉर्मूला लगाएं, पर ईयर डेप निकालें। फॉर्मूला लगाते हैं, कॉस्ट कितनी है? 95,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू। ओरिजिनल कॉस्ट 95,000 का 10% स्क्रैप वैल्यू होगी 9,500, डिवाइडेड बाय लाइफ इज 4। तो इसके ऊपर करंट ईयर में टोटल पूरे साल की डेप करंट ईयर की कितनी लगी? 95,000 माइनस 9,500 डिवाइडेड बाय 4, 2,1,375। ठीक है, 95,000 माइनस 9,500 डिवाइडेड बाय 4, 2,1,375। अब ये जो आपने नया खरीदा इसके ऊपर डेप लगेगी? यस। क्या पूरे साल की लगेगी? नो। सर ये आपने नया खरीदा है, मंथली पॉलिसी है, जिस साल खरीदा जितने महीने रहा उतने महीने की डेप, जितने मंथ रहा उतने मंथ की डेप। तो ये 30,000 वाला आपने ऊपर जाकर देखना पड़ेगा कब खरीदा है। तो ये करंट ईयर में जितने मंथ रहा उतने मंथ की डेप लगेगी। तो सर ये 30,000 वाला इस साल नया खरीदा है, कब खरीदा? यहां आपको बताया हुआ था, ऑन 1 जनवरी 2020 फिक्सचर्स 30,000 वर परचेज बाय चेक। सर ये तो आपने 1 जनवरी 2020 मतलब साल के पहले दिन खरीद लिया। साल के पहले दिन, मतलब ये तो आपके पास ईयर स्टार्ट से पड़ा है, साल के पहले दिन से पड़ा है, साल के पहले दिन खरीदा था, मतलब इस पे पूरे साल की लगेगी, 12 मंथ्स, पूरा साल रहा है मेरे पास। तो आप गए, कॉस्ट है 30,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू, ओरिजिनल कॉस्ट का 10%, 10%, 30,000 का 10% इज 3,000।
तो आपके पास, और डिवाइड बाय लाइफ, तो 30,000 माइनस 3,000 इज 30 माइनस 3, 30,000 माइनस 3,000 डिवाइडेड बाय लाइफ इज 4। तो आपके पास पूरे साल की डेप आ गई 6750। यस बुशरा, ग्रेट, ओके। तो यार अब आपसे अगर मैं पूछूं भाई करंट ईयर की टोटल डेप, आप बोलेंगे सर इस पे करंट ईयर में इतनी लगी 2250, 95,000 वाले पे करंट ईयर में 21375 लगी, और 30,000 वाला जो नया कर रहा है उसमें करंट ईयर में 6750 लगी। आपकी करंट ईयर की टोटल डेप विल बी 2250 प्लस 21375 प्लस 6750। तो करंट ईयर की टोटल डेप जिस तरह आप कह रहे हो 30375 आ रही है, आ जाए लेट्स चेक। 2250 प्लस 21375 प्लस 6750, एंड द आंसर इज गेस ग्रेट, द आंसर ऑफ द इनकम स्टेटमेंट करंट ईयर की टोटल डेप्रिसिएशन इज, जो फिक्सचर्स पर लगी, दैट इज 30375। अब इनकम स्टेटमेंट वाला अमाउंट आ गया, सोल्ड फिक्सचर, यस श्योर मीत, मैं रिपीट कर देता हूं। ये हमने जो मीत बेचा था 20,000 वाला, अभी हमने बेचा है, पॉलिसी या मंथली, करंट ईयर में बेचा है ना, तो करंट ईयर में जितने मंथ्स रहा होगा उतने मंथ्स की डेप लगेगी। हमने ऊपर जाके देखा कितने मंथ्स रहा ये, ऊपर हमें बताया हुआ था ये जो हमने बेचा है कब बेचा है, ऑन 30th जून फिक्सचर वर सोल्ड, 2020 30th जून को बेचा है। तो करंट ईयर 2020 में ये हमारे पास जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 6 मंथ्स रहा, जून के बाद नहीं रहा, जून को बेच दिया, तो 6 मंथ्स रहा, 6 मंथ्स की डेप लगेगी, ठीक है। मैं गया, मैंने कॉस्ट ली 20,000, स्क्रैप वैल्यू 20,000, ओरिजिनल कॉस्ट का 10%, 2,000 आया, माइनस की, डिवाइड बाय लाइफ, पूरे साल की डेप आ गई इसकी, करंट ईयर की टोटल आ गई 4500। पूरे साल की तो लगेगी नहीं ना इसके ऊपर मीत, इस पे तो 6 मंथ्स की लगेगी। ये 4500 पूरे साल 12 मंथ्स की है, डेप पर ईयर आती है ना फॉर्मूले से, 12 मंथ्स की है, डिवाइड बाय 12, हमें 6 मंथ्स की चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय 6 मंथ्स की आ गई 2250 मीत, क्लियर है। तो सर ये आपका इनकम स्टेटमेंट वाले अमाउंट की वर्किंग, और ये रहा आपका इनकम स्टेटमेंट वाला अमाउंट हमने यहाँ पर डाल दिया। अब जरा मेरी बात सुनिएगा, अब आएगा डिस्पोजल वाला अमाउंट। सर डिस्पोजल वाले अमाउंट में क्या आएगा प्लीज बताएं। तो डिस्पोजल वाले अमाउंट में आएगा, फॉर्मेट अभी थोड़ी देर पहले रिवाइज कराए थे, बेचे हुए एसेट की पूरी जिंदगी भर की डेप्रिसिएशन, जो एसेट बेचा उसकी पूरी लाइफ पूरी जिंदगी की डेप्रिसिएशन, अक्यूमुलेटेड डेप ऑफ सोल्ड एसेट, यस दूसरा ग्रेट। तो अब करना क्या पड़ेगा, ऊपर सवाल में जाना पड़ेगा कि जो एसेट बेचा है करंट ईयर में वो कब बेचा और खरीदा कब था, खरीदा कब बेचा कब, और उसकी पूरी लाइफ की डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी। सवाल में सब बताया होता है, रीड करने की देर होती है। ऊपर गए, बेचा कब था एसेट, 30th जून 2020 फिक्सचर वर सोल्ड, 2020 30th जून को बेचा, और ये बेचा जो है ये खरीदा कब था ओरिजिनली, यहां बताया हुआ है दिस वाज ओरिजिनली परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2018, खरीदा 1 जन 2018 को, बेचा 30th जून 2020 को, तो पूरी लाइफ आ गई आपके पास। आपने खरीदा 1 जनवरी 2018 को, 2018 ईयर 1 हो गया, फिर 2019 में पूरा साल था, ईयर 2 हो गया, फिर आपने 30th जून 2020 को बेच दिया। सर ये इसकी लाइफ है 18 19 20। सर 2018 में बताया हुआ इसने कितने का खरीदा था ओरिजिनली, 20,000, कॉस्ट थी 20,000, 2018 में डेप लगेगी, लेकिन 2018 में खरीदा ना, तो जितने महीने रहा उतने महीने की डेप। अब आपने 1 जनवरी को खरीद लिया था, साल के पहले दिन ही ये आपके पास आ गया था, मतलब पूरा साल रहा होगा, पूरे साल की डेप लगेगी। कॉस्ट 20,000 है, माइनस स्क्रैप वैल्यू, ओरिजिनल कॉस्ट का 10%, 20,000 का 10%, 2,000 डिवाइड बाई लाइफ 4, डेप आ गई 4500, पूरे साल की लग गई। स्ट्रेट लाइन मेथड है, एक नॉन करेंट एसेट पे पूरे साल की हर साल सेम रहती है, ईयर 2 में भी लगेगी 4500, 2020 में भी इसके पूरे साल की डेप्थ कितनी होगी 4500, ये पूरे साल की होगी। हमें 2020 में 30th जून को बेच दिया ना, 30th जून तक था, सिर्फ तब तक की लगेगी, आगे की नहीं लगेगी। 6 मंथ्स होते हैं 30th जून, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, तो डिवाइड बाय 12 इंटू 6, जो कितनी आ रही थी 6 मंथ्स की इसके ऊपर 2020 में, 2250। तो जो एसेट आपने बेचा उसकी पूरी जिंदगी भर की डेप्रीसिएशन 4500 प्लस 4500 प्लस 2250, जो एसेट बेचा उसकी पूरी लाइफ की डेप्रीसिएशन, हर साल की डेप निकाल कर ऐड कर दिया आपने, 4500 प्लस 4500 प्लस 2250, तो दैट इज 11250, 11250 आ रही है बेचे हुए एसेट की जिंदगी भर की डेप्रीसिएशन। ऊपर गए, डिस्पोजल में क्या डाल दिया 11250, डेट्स डालें, अकाउंट को फिर बैलेंस करें। इनकम स्टेटमेंट में हमेशा साल के आखिर की डेट आती है, दैट इज 31 दिसंबर। डिस्पोजल बेचे हुए एसेट की जिंदगी भर की डेट है, तो जिस डेट को बेचा वो डेट,
ऊपर गए, बेचे हुए एसेट की पूरी जिस डेट को बेचा, वो डेट कब बेचा था, 30 जून 2020 को बेचा था। तो यहाँ डेट आ जाएगी 2020, 30 जून। सर अकाउंट को बैलेंस करें बस, फिर आपका अकाउंट तैयार है, सेकंड अकाउंट। क्रेडिट साइड हैवी है, क्रेडिट साइड को प्लस करूंगा, माइनस करूंगा डेबिट साइड से। तो लेट्स ऐड अप द क्रेडिट साइड एंड डिडक्टेड बाय द डेबिट साइड। क्रेडिट साइड ऐड अप कर रहा हूं, 77625 प्लस 30375, 77625 प्लस 30375 माइनस 11250, 96750 बैलेंस सीडी। डेट क्या आएगी, साल के आखिर की बैलेंस सीडी, साल के आखिर का बैलेंस है, साल के आखिर की डेट आएगी, दैट इज 31 दिसंबर। ठीक है, अकाउंट दोनों तरफ बैलेंस हो जाएगा, टोटल सेम आ रहा होगा ना, कितना आ रहा होगा, 108,000। बैलेंस सीडी अगले साल का यहाँ पर बैलेंस बीडी बन जाएगा 96750। और अगले साल के बैलेंस बीडी में अगले साल की शुरू की डेट, अगर आपका ईयर एंड 31 दिसंबर 2020 है तो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट क्या होगा, 2021 1 जनवरी। सो हियर इज योर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। एंड ये जो इनकम स्टेटमेंट वाला अमाउंट है इसकी वर्किंग ये रही, ये जो डिस्पोजल वाला अमाउंट है इसकी वर्किंग ये रही। आई होप आप लोगों को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 100% क्रिस्टल क्लियर है। एवरीवन 100% क्लियर? ओके की रिपोर्ट है, जल्दी से बताएं प्लीज फटाफट। वेट कर रहा हूं सबके रिप्लाई का, ताकि हम लास्ट टी अकाउंट बनाकर ये फर्स्ट पास पेपर क्वेश्चन कंप्लीट करें और नेक्स्ट क्लास पर हम नेक्स्ट पास पेपर क्वेश्चन पर जा सकें। सो वेटिंग फॉर एवरीवन्स रिप्लाई, जल्दी से फटाफट सब रिप्लाई कर कर बता दें ताकि हम आगे बढ़ें। ओके ग्रेट। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं लास्ट अकाउंट, दैट इज बड़ा ही आसान और सिंपल अकाउंट। इस अकाउंट में आपको सबसे पहले कॉपी पेस्टिंग करनी है। डिस्पोजल के नाम से सबसे पहला अमाउंट सबसे पहले अकाउंट में आ रहा था, बेचे हुए की कॉस्ट, जो नॉन करेंट एसेट अकाउंट में बेचे हुए एसेट की हम कॉस्ट डालते हैं ना क्रेडिट पर। अब ये फिक्सचर्स अकाउंट में क्रेडिट हो रही है डिस्पोजल के नाम से, तो डिस्पोजल अकाउंट में ये 20,000 डेबिट पर आ जाएगा फिक्सचर्स के नाम से, सेम डेट 2020 30 जून। तो यहाँ डाल दिया 20,000, 30 जून 2020 फिक्सचर्स। दूसरा अमाउंट डिस्पोजल के नाम से दूसरे अकाउंट में आ रहा था, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट में, डेबिट पर बेचे हुए एसेट की जिंदगी भर की डेप। ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट पर आ रहा है, यहां से कॉपी होगा, डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट पर आ जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से, और डेट सेम आएगी 30 जून 2020। 11250 प्रोविजन फॉर 2020 30 जून। सर ये दोनों अमाउंट्स कॉपी पेस्ट करने के बाद एक अमाउंट और आता है क्रेडिट पर, याद है ना, सेल्स वैल्यू ऑफ सोल्ड एसेट। जो एसेट बेचा, जितने रुपए में बेचा, आपको सवाल में बताया हुआ है कितने रुपए में बेचा था बेटा। ऑन 30 जून 2020 फिक्सचर वाज सोल्ड फॉर 6,000, 6,000 में बेचा था, बेचकर 6,000 मिले, और बाय चेक मिले, मतलब 6,000 क्रेडिट पर आ जाएंगे बाय चेक। 30 जून 2020 को मिले तो डेट 30 जून 2020 आएगी। अकाउंट तैयार है, बस इसको बैलेंस करना है। अमाउंट कहां पर कम है, यहाँ 20,000 है, यहाँ 17,250, आप एडअप करेंगे 17,250 आएगा। क्रेडिट पर अमाउंट कम है, हैवियर साइड डेबिट साइड को माइनस करें, हल्की साइड क्रेडिट साइड से। 20,000 माइनस 11,250 माइनस 6,000, 2,750, किस नाम से, बैलेंस सीडी। ओ नो नो नो, इसमें बैलेंस सीडी के नाम से नहीं होता ना, इसमें तो आईएस के नाम के थ्रू बैलेंस होता है। तो यहाँ आप डाल देंगे इनकम स्टेटमेंट। डेट क्या आएगी, साल के आखिर की 31 दिसंबर, क्लोजिंग बैलेंस है ना, बैलेंस करने के लिए डाला है, साल के आखिर में अकाउंट बैलेंस होता है। दोनों तरफ अकाउंट बैलेंस हो जाएंगे। और अगर मैं आपको पूछूं कि आपको नॉन करंट एसेट बेचने पे गेन हुआ है या लॉस हुआ है, तो आप लोगों का जवाब होना चाहिए सर, डिस्पोजल अकाउंट में इनकम स्टेटमेंट वाला अमाउंट क्रेडिट पर आया है, मतलब सर आपको लॉस हुआ है नॉन करंट एसेट बेचने पे, 2,750 का लॉस ऑन डिस्पोजल। यस बुशरा ग्रेट, लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ है। तो इस तरह ये आपका थर्ड अकाउंट बन गया। प्लीज मुझे बताएं, क्या ये आप लोगों को थर्ड अकाउंट 100% क्रिस्टल क्लियर है? ओके की रिपोर्ट है तो जल्दी से बताएं। और तो पहला पास पेपर क्वेश्चन इसी के साथ हमारा 100% कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह सिर्फ 3 क्लासेस और लगेंगी,
3 पास्ट पेपर के क्वेश्चंस और हैं, फिर हमारे टॉपिक पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, वाइंड अप। फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करेंगे, दैट विल बी अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स, ठीक है। तो अगर सबको 100% क्लियर है तो आज की क्लास यहीं तक है, आप लोग मीटिंग लीव कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखें अपना। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें, एनी वन एनी प्रॉब्लम।